नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव का आखिरी प्रचार आज का दिन था। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा और 4 जून को परिणाम आएंगे। उसके पहले आज नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल गए, जहां पर कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक में ध्यान करेंगे 48 घंटे तक। 48 घंटे तक उनके ऊपर कैमरा होगा, फोकस होगा और पूरी दुनिया के लोग रूबरू होंगे हमारे विष्णु के अवतार, विश्व गुरु और महामहिम प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में भी जिस दिन आखिरी चरण का चुनाव प्रचार करके केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल गए थे और वहां पर बद्रीनाथ, केदारनाथ की गुफाओं में बैठ करके ध्यान मग्न थे और कैमरा उनके ऊपर फोकस कर रहा था। सारी दुनिया देख रही थी। लेकिन उस समय से अब तक अंतर यही हुआ है कि उस समय नरेंद्र मोदी इंसान थे, आम आदमी की तरह अपने माँ बाप की जैविक औलाद थे। 9 महीने तक माँ हीराबेन ने उन्हें गर्भ में ले करके पैदा किया था। लेकिन 2024 के नरेंद्र मोदी न सिर्फ विश्व गुरु हैं बल्कि विष्णु के अवतार हैं। जैविक अवतार उनका नहीं हुआ है, बायोलॉजिकल अवतार नहीं है, इंसान नहीं हैं, वे खुद भगवान बन गए हैं या भगवान के देवदूत बन गए हैं। जेपी नड्डा का कहना है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र नहीं हैं, वह सुरेंद्र हैं, सुरों के भी राजा हैं, देवताओं के भी राजा हैं। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी विष्णु के अवतार हैं। तो आज से 48 घंटे तक नरेंद्र मोदी को विष्णु के रूप में तपस्या करते हुए विवेकानंद रॉक में देखा जा सकता है। और यह वही जगह है जहां पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब महासागर, तीनों महासागर एकजुट होते हैं, त्रिवेणी होती है समुद्रों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विपक्ष कह रहा है कि वह ध्यान करने नहीं गए हैं बल्कि पश्चाताप करने गए हैं। जितने पाप उन्होंने इन 10 सालों में किया, आचार संहिता लागू होने के बाद जितने पाप उन्होंने किया, उससे उनके पाप का घड़ा भर गया है और उसी घड़े से मुक्ति पाने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी गए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या पाप किया, इसे बताने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के नाम पर जिस तरह से मटन, मुर्गा और मुजरे तक उतर आए, भैंस खोलने तक उतर आए, ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकार मुसलमानों को देने तक उतर आए, इन सब पापों की प्रायश्चित तो एकांत में ही हो सकती है। और उस प्रायश्चित के क्रम में नरेंद्र मोदी क्या अपने को समझेंगे कि उनके पाप धुल गए हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता। वे समझ सकते हैं कि उनके पाप धुल गए हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया है, जिनके ऊपर कीचड़ उछाला है, जिन्हें घुसपैठिया कहा है, जिन्हें अधिक बच्चों वाला कहा है, जिनके खिलाफ हेट स्पीच दिया है, क्या वह नरेंद्र मोदी को चुनाव के बाद
माफ कर सकते हैं। चुनाव में तो सबक सिखा ही दिया गया। नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से किसी भी मुद्दे पर कायम नहीं रह सके। आचार संहिता लागू होने के बाद से आज आखिरी प्रचार होने के दिन तक। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जिस तरह से मनमोहन सिंह सरकार को घेरा था, भ्रष्टाचार के नाम पर, काला धन के नाम पर जिस तरह से मनमोहन सिंह को घेरा और उनके खिलाफ अभियान चलाया और जनता को सब्जबाग दिखाया कि काला धन लाएंगे तो 15-20 लाख यूं ही हर व्यक्ति के खाते में पहुंच जाएंगे। जो सब्जबाग दिखाया किसानों को कि तुम्हारी आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, इस तरह के जाने कितने सब्जबाग दिखाए थे नरेंद्र मोदी, लेकिन इन 10 सालों में एक भी सब्जबाग पूरे नहीं हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लगभग 13 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद एकाएक भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पर चले जाते हैं और उस समय के 3 बड़े नेता आडवाणी, वाजपेयी और जोशी को मार्गदर्शक मंडल में भेज करके जिस तरह से पार्टी पर कब्जा कर लिया और मोदी और शाह की तूती बोलने लगी। आज 2024 में उनका कब्जा बरकरार रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, 4 जून को साबित हो जाएगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2014 में 31.34% वोट लेकर के और 282 सीटें लेकर के जिस तरह से नरेंद्र मोदी आंधी की तरह भारत की राजनीति में छा गए थे, दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हो गए थे, चौंकाने वाला वाकया था। और इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश को चौपट किया है, देश को बेचा है, देश को महामारी की आग में झोंका है, महामारी आने के बाद लाशों का तमाम सिलसिला जलाने से लेकर पूरा देश शमशान बन जाने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, तो लगा कि इतनी हो रही मौतों का गम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है, बल्कि शोहरत कमाने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ताली और थाली बजवाई जा रही है, जिसे जनता ने उस समय तो सही माना था। लेकिन आज इस देश की जनता याद कर रही है कि सबसे बड़ा पागलपन नरेंद्र मोदी ने किया था और उनके पागलपन को हमने भी हवा दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से 2024 तक इस देश की जनता के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए कौन सा लोक कल्याणकारी काम किए और कौन सा वह नई चीज लेकर के आए जिससे कि उन्हें 2024 में जनता वोट दे। मुद्दे की बात पर, विकास की बात पर, देश को आगे ले जाने की बात पर नरेंद्र मोदी ने इस बार चुनाव प्रचार नहीं किया है। आज भी उन्होंने क्या कहा, थोड़ा ध्यान दीजिए। विपक्ष पर हमला कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मोदी का लक्ष्य है कि सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाएं। सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात जब नरेंद्र मोदी ने कही तो देश ने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी जी, आपने सेना के नाम पर जो अग्निवीर तैयार किए, सारे के सारे अग्निवीर आपसे संतुष्ट नहीं हैं।
15 साल की नौकरी जो पहले हुआ करती थी सेना की, कुछ पद सेना में 15 साल के लिए, कुछ 35 साल के लिए थे और कुछ उससे भी ज़्यादा थे, उसकी जगह 4 साल कर दिया और 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट करने का फार्मूला लागू किया और उन अग्निवीरों को पेंशन तक न देने, शहीद का दर्जा न देने का जो काम आपने किया, इससे आपकी सेना को दी गई आत्मनिर्भरता की पोल खुल जाती है। इंडी गठबंधन ने काली कमाई के रास्ते बंद कर दिए। सेना को राजनीतिक हथियार के रूप में इंडी गठबंधन इस्तेमाल करता है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुख मनोज पांडे को 1 महीने के एक्सटेंशन पर उनकी सेवा काल को बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया, इसके बारे में विपक्ष का कहना है कि नरेंद्र मोदी जब 4 जून को हारेंगे तो गद्दी नहीं छोड़ना चाहेंगे और सेना के जरिए इस देश में आंदोलन करने वाले विपक्ष, आंदोलन करने वाले 140 करोड़ लोगों का मुंह बंद कराने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए सेना प्रमुख को एक्सटेंशन दिया गया है। इसी भड़ास को निकाल रहे थे नरेंद्र मोदी कि सेना को राजनीतिक हथियार के रूप में अगर विपक्ष इस्तेमाल करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप उखाड़ करके रख दूंगा। यह शब्द थे नरेंद्र मोदी के आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में। विकास पर बात नहीं किया, मुद्दे पर बात नहीं किया, महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात नहीं किया। वही सेना, वही पुलवामा, वही बालाकोट और वही छद्म राष्ट्रवाद इनके दिल दिमाग में आज रहा और सेना के मामले में जिस तरह से विपक्ष को घेरना चाहते थे, नहीं घेर सके। शुरू से चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद से नरेंद्र मोदी ने जो भी नैरेटिव बनाया, जो भी चुनावी मुद्दा बनाया, 2 दिन से ज़्यादा उस पर कायम नहीं रह सके और हर रोज, हर दूसरे रोज मुद्दे बदलते रहे और लेकिन एक भी मुद्दा उनका काम नहीं आया। CAA NRC को ला करके धार्मिक ध्रुवीकरण करने की बात पहले कहा इन्होंने, उसके बाद कहा कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक। 2024 चल रहा है, 23 साल पहले का रोड मैप दिखा दिया। इन 23 सालों में इस देश के नागरिक जो हैं उसमें कितने जिंदा रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, यह तो बाद की बात है। खुद नरेंद्र मोदी भी लगभग 100 साल के हो जाएंगे और 100 साल तक वह राजनीति करते रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे राजनीति और प्रधानमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि वह इंसान नहीं, भगवान हैं, देवदूत हैं, देवताओं के देवता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके इस विकसित भारत के फार्मूले को भी जनता ने ठुकरा दिया और कहा कि दूर की गोटियां बिछाने वाले, बड़े बड़े सब्जबाग दिखाने वाले विकसित भारत का आज की महंगाई पर नहीं बोल रहे हैं, आज की बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे हैं, आज के गरीबों की जहालत हुई जिंदगी पर नहीं बोल रहे हैं। तो उनका वह मुद्दा भी फ्लॉप हो गया। फिर आ गए तीसरी इकोनॉमी पर कि 2024 जीतेंगे तो हम भारत को तीसरी इकोनॉमी बना देंगे दुनिया के देशों में। यह भी नहीं चल पाया तो उसके बाद फिर से वह हिंदू मुस्लिम पर उतर आए और जो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, मुसलमानों के खिलाफ विष वमन, मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बातें कह करके और धर्म संसद आयोजित करवा करके साधु संतों और मठाधीशों से
मुसलमानों की नरसंहार करवाने की बात कहलाने वाले नरेंद्र मोदी जी धार्मिक ध्रुवीकरण भी नहीं कर सके, और न तो हिंदुओं में रोष आया और न मुसलमानों में भी रोष आया। धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो सका, चाहे भले ही उन्होंने विपक्ष को मुजरा करने वाली तवायफ बता दिया, भले ही कहा कि तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे कांग्रेस के लोग, मंगलसूत्र उतार करके मुस्लिम महिलाओं को बेच देंगे, तमाम इस तरह के हेट स्पीच नरेंद्र मोदी दिए, लेकिन उनकी एक भी हेट स्पीच जनता ने नहीं सुनी, ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में जिस तरह से हेट स्पीच दिए, जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने की सुपारी दी सीबीआई, ईडी, आईटी को, और जिस तरह से साम दाम दंड भेद करके तमाम विपक्षी सरकारों को तोड़ा और विपक्ष को जेल में भेजने की हिमाकत की, इसे देश की जनता ने अच्छी तरह से देखा और समझा है। उसने यह भी देखा है कि नरेंद्र मोदी जिसे भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहते हैं, वही नेता, वही व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो वह नरेंद्र मोदी की वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ सुथरा हो जाता है, पाक साफ हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी का ये दोहरा मापदंड भ्रष्टाचार उन्मूलन के मामले पर भी लागू हुआ कि विपक्ष को भ्रष्ट बता करके जेलों में ठूस दीजिए, वो चाहे भले ही क्यों ना मुख्यमंत्री हो, एक चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री ही हो। और इस क्रम में उन्होंने जिस तरह से दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, वो चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, और तमाम विपक्ष के नेता हों, छत्रप हों, सबको जेल में डालने की जुर्रत की है। और उस जुर्रत की वजह से नरेंद्र मोदी दिल्ली और झारखंड में चुनाव हारने जा रहे हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं और उन 14 सीटों पर लगभग 8 सीटें फंसी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हेट स्पीच और हेमंत सोरेन को जेल भेजने की वजह से। दिल्ली में 7 सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें हैं, ये 17 सीटें भी फंसी हुई हैं बुरी तरह से। इन 17 सीटों में उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 4-5 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं। और ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 में सारी की सारी सीटें स्वीप कर गए थे। दिल्ली की 7 सीटें ले गए थे, हरियाणा की 10 सीटें ले गए थे। तो प्रधानमंत्री जो कभी करिश्माई चेहरा होता था, वह करिश्माई चेहरा धूमिल हो गया। धूमिल ही नहीं, बदनुमा हो गया है। इसकी वजह आप समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ने कितने कुकर्म किए और किस तरह से इनके पाप का घड़ा भरा, और उस पाप के घड़े को फूटने से पहले, जो कि 4 जून को फूटने वाला है, प्रायश्चित करने के लिए कन्याकुमारी निकल गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 2014 में आंधी की तरह आए थे और इस देश की सत्ता पर हावी हो गए थे, दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिए थे, इन 10 सालों में प्रधानमंत्री ने देश को कुछ नहीं दिया। बहुत सारी उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि वे उपलब्धियां झूठी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 25 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को अमीर बना दिया, अब वो गरीब नहीं रह गए। और खुद तो कहते ही हैं। इस बात को उन्होंने नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग था, उससे भी कहलवा दिया और उसकी विश्वसनीयता भी खत्म करा दिया नरेंद्र मोदी ने, यह कहलवा करके कि 25 करोड़ लोगों को गरीब से अमीर बना दिया। गरीबी रेखा के नीचे से लेकर के
अमीरी रेखा के ऊपर पहुंचा दिया। और यह बहुत बड़ा झूठ है। इसमें 1 करोड़ भी ऐसे लोग नहीं हैं इस देश में जिन्हें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब से अमीर बनाया है। हाँ, इन्होंने अमीर को ज़्यादा अमीर जरूर बनाया है, लेकिन गरीब को ज़्यादा गरीब बनाया है। और यह बातें हम नहीं कह रहे हैं, तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आने वाले आंकड़े चीख चीख करके कह रहे हैं। चाहे वो हिंडनबर्ग के आंकड़े हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े हो, हर आंकड़े यही चीख चीख करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीरों को अमीर बनाया है, गरीबों को गरीब बनाया है। गरीबों को गरीब इस हद तक बनाया है कि उन्हें 5 किलो राशन दे करके जिंदा रखा जा रहा है। अगर 5 किलो राशन न भी मिले तो वो मौत के कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि उन्होंने 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान अलॉट किए हैं, लेकिन यह भी आंकड़ा भी सिरे से नकारा जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा था कि 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि 5 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए गए हैं। इसमें से किसकी बात मानी जाए, किसकी बात में सच्चाई है? सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और कितना बड़ा अंतर है इनके आंकड़ों में। इसलिए कहा, तमाम वेबसाइट पर खोज किया गया, सरकारी वेबसाइट पर, लेकिन किसी वेबसाइट पर भी 3 करोड़ का आंकड़ा नहीं मिल सका कि नरेंद्र मोदी ने इतने मकान बना करके गरीबों में बांटे हैं, मकान जिनके पास नहीं है उनको अलॉट किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनधन खाता की बात करते हैं, तो जनधन खाता खुलवा देना कोई उपलब्धि की बात नहीं है। उज्ज्वला की बात करते हैं तो बुरी तरह से फंस जाते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जरूर सिलेंडर मुफ्त में दिया गया, लेकिन सिलेंडर में भरा जाने वाला गैस कितना महंगा कर दिया। 400 का सिलेंडर 1200 1100 का कर दिया, 3 गुना से ज़्यादा महंगा कर दिया। इसके लिए इस देश की जनता उन्हें माफ नहीं कर रही है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी उपलब्धियां बताते हैं, वह उपलब्धियां नहीं हैं, वह झूठ का पुलिंदा है। और उस झूठ के पुलिंदे से इस देश की जनता अच्छी तरह से अवगत हो चली है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया। वादा किया गया था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन 30 लाख से ज़्यादा नौकरियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंदर खाली पड़ी हैं। एक भी नौकरी पर एक भी बेरोजगार को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि मोदी सरकार का कहना है कि वेतन देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। देश के हर जिलों में आलीशान भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अरबों खरबों रुपए हैं, लेकिन इस देश के कर्मचारियों को, इस देश की सेवा करने वाले अधिकारियों को, मजदूरों को वेतन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पैसे नहीं हैं। चुनाव में अंधाधुंध खर्च करने के लिए नरेंद्र मोदी के पास अरबों खरबों हैं। चुनावी चंदा के नाम पर लाखों करोड़ उगाहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया पिछले 10 सालों में, उसे इस देश ने देखा। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला करके साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंदा दो धंधा लो के आधार पर हफ्ता वसूली करने का काम किया। और राहुल गांधी का कहना है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी
तो यह फाइल भी खोली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के महाभ्रष्टाचार को जग जाहिर किया जाएगा। हमें लगता है कि 4 जून को जो कुछ होने वाला है उसकी आहट मिल रही है पूरे देश को। जिस तरह से नरेंद्र मोदी 2014 में आंधी की तरह आए थे, उसी तरह से 2024 में तूफान की तरह जा रहे हैं। इन्होंने कुछ समय पहले किया था, अरे मैं तो झोला उठा करके चल दूंगा, लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि उस झोले की भी तलाशी ली जाएगी, आप झोला लेकर के ऐसे नहीं जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।